हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के एमसीक्यूज़ के बारे में। टॉपिक वाइज हम इन्हें कवर कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है भारत की अनुसूचियां, साथ में संविधान की जो विशेषताएं हैं उनको भी देखेंगे और संविधान के बारे में जो विभिन्न कथन हैं उनको भी हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो एक सिंपल सा प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो मूल संविधान था उसमें कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो आप सभी लोगों को पता होगा भाग कितने थे, 22, अनुच्छेद थे 395 और जो अनुसूचियां थी वो थी 8। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर वर्तमान की बात करते हैं तो भाग हो जाते हैं 25 और अनुच्छेदों की बात करते हैं तो 450 के प्लस हो जाते हैं और अनुसूचियों की बात करते हैं तो 12 अनुसूचियां हो जाती हैं। याद रखिएगा, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और आज कितनी है, 12 अनुसूचियां, यानी कि 4 नई अनुसूचियों को जोड़ा गया था। यहाँ पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भारत के संविधान के जो भाग हैं उनके बारे में दर्शाता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हेल्पफुल हो जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो अनुच्छेदों को हम पढ़ते हैं कि जो भारत का संघ और राज्य क्षेत्र है उसके बारे में भाग हमको 1 बताता है और अनुच्छेद उसमें 1 से 4 आर्टिकल उसमें आ जाते हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी अनुसूची आपको बतानी है। तो अनुसूची जो है वो प्रथम है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पहली अनुसूची से हमें ये देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पर अनुसूचियों को देखते हैं तो पहली अनुसूची में क्या हो जाता है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। जैसे हमने देखा कि आर्टिकल 1 तथा 4 इससे संबंधित हो जाते हैं, इनको भी याद कर लीजिएगा। दूसरी अनुसूची में जो होता है वो है जो संवैधानिक पद हैं उनके वेतन और भत्ते हो जाते हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ हो जाती है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के जो सीटें हैं उनका आवंटन हो जाता है। पांचवी अनुसूची में जो अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र होते हैं राज्यों के, उनके प्रशासन से जुड़ी है। और छठवीं अनुसूची की बात करें तो ये 4 राज्यों से जुड़ी हुई है। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र और प्रशासन के बारे में ये बताती है। अब ये 4 राज्यों को याद करने की एक ट्रिक आप लोग याद कर लीजिए। देखिए, छठवीं अनुसूची के जो 4 राज्य हैं उनको याद करने की ट्रिक हो जाती है मेघा को मित्र की आस। अब देखिए, मेघा से आपको याद रखना है मेघालय, मी से याद रखिए मिजोरम और त्र से याद रखिए त्रिपुरा और आ से याद रखिए, आस से जो याद रखिए असम को याद रखिए। तो अब इस प्रकार से इन 4 राज्यों को याद कर सकते हैं, कभी भी आप इन्हें भूलेंगे नहीं। अगर हम 7वीं अनुसूची को देखते हैं तो 7वीं अनुसूची में है संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है। इसमें 3 प्रकार की सूचियां आ जाती हैं। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इन सूचियों को भी आप याद रखिए। नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में 22 जो है मान्यता प्राप्त संविधान द्वारा भाषाएं इसमें शामिल हो जाती हैं। अब देखिए, आप इन भाषाओं को याद करने की जो ट्रिक है उसको मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। आप प्लेलिस्ट में जाकर पॉलिटी वाली सीरीज को आप लोग उसे देख सकते हैं। वहां पर मैंने इन 22 भाषाओं को आपको याद करने की ट्रिक बताई है कि ये कब कब जोड़ी गई थी। तो याद रखिए, नवीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो नवीं अनुसूची जोड़ी गई थी पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत। इसमें क्या है, इसमें भूमि सुधार से जो संबंधित अधिनियम है, कानून है, उन वो इसमें शामिल हैं और इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये भी याद रखिए। 10वीं अनुसूची में क्या हो जाता है, दल बदल से संबंधित इसमें कानून हो जाते हैं और ये कब जोड़ी गई थी? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत ये जोड़ी गई थी। और 11वीं अनुसूची में क्या है, तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज को क्या देती है, शक्तियां देती है कानून बनाने का, यानी कि इसमें पंचायत से संबंधित विभिन्न कानून हो जाते हैं। और ये कब जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट संवैधानिक संशोधन था। 12वीं अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें नगर पालिका से संबंधित जो प्रावधान है वो शामिल हो जाते हैं। और ये कब जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। तो इन अनुसूचियों को भी आप ये लोग याद कर लीजिए। पहले 8 अनुसूचियां हुआ करती थी मूल संविधान में, फिर 12 थी, चारों को हमने देखा कौन कौन सी यहाँ पर जोड़ी गई थी और ट्रिक भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संशोधन में भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो वो कौन सा संवैधानिक संशोधन था? तो वो था प्रथम संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कब जोड़ी गई थी? 1951 में, याद रखेंगे। और इसमें क्या है, तो इसमें भूमि जो सुधार है, जो जमींदारी व्यवस्था है उसको यहाँ पर समाप्त किया गया था और भूमि सुधार से संबंधित इसमें कानून हो जाते हैं। एक प्रश्न आपको याद रखना है, जो जमींदारी व्यवस्था थी वो किसने शुरू की थी? तो वो अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची
में कुछ राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है। तो वो कौन सी अनुसूची थी? तो वो थी 5वीं अनुसूची। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो 4 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके प्रशासन का कौन बताती है? तो वो है 6वीं अनुसूची। 4 राज्य मैंने आपको ट्रिक बताई थी। नेक्स्ट है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो ये है जो 7वीं अनुसूची है, उसके तहत जो राज्य सरकारें हैं वो शुल्क और कर लगाने का अधिकार उन्हें प्राप्त है 7वीं अनुसूची के आधार पर। 7वीं अनुसूची में क्या है? तो इसमें जो राज्य है और केंद्र है उनके बीच में जो शक्तियां हैं उनका विभाजन है। और इसमें 3 प्रकार की सूची शामिल है। संघ सूची हो जाती है इसमें, एक राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। इन सूचियों को भी आप लोग याद कर लीजिए। विषयों की बात करते हैं तो संघ सूची में आज 100 विषय हैं और राज्य सूची में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में आज 52 विषय हैं। पहले कितने हुआ करते थे? संघ सूची के पहले विषयों की बात करें तो 97 हुआ करते थे और राज्य सूची में 66 विषय हुआ करते थे और जो समवर्ती सूची है उसमें 47 विषय हुआ करते थे। तो विषयों को भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य भूमि सुधार भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत आता है? तो राज्य जो भूमि सुधार कानून है वो किसके अंतर्गत आते हैं? इसको भी हम देख चुके हैं, 9वीं अनुसूची के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कब जोड़ी गई थी? पहला संविधान संशोधन था 1951 में, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक के हमारे जो ये एमसीक्यूज हैं ये होंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं के ऊपर। तो देखते हैं पहला इसमें क्या है। तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो जो संविधान के द्वारा जो हमें हमारे देश को नाम दिया गया है वो कौन सा नाम है? तो हमारा संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 1 है उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है इंडिया दैट इज भारत, यानी कि भारत अर्थात इंडिया। अब भारत को 2 ही नाम दिए गए हैं, इससे आधार पर पता चलता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत तथा इंडिया, भारत के 2 संवैधानिक नाम है, भारत और इंडिया। याद रखेंगे आर्टिकल नंबर 1 के तहत ये पता चलता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है इसको हमने पहले भी देखा था। तो संसदात्मक प्रणाली हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि जो विधायिका होती है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। इसको याद रखेंगे, जो विधायिका होती है वो उसका नियंत्रण किस पर होता है? कार्यपालिका पर, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है उसमें क्या होता है? उसमें एकल कार्यपालिका होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एकल कार्यपालिका किसका आधारभूत तत्व है? तो वो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का। नेक्स्ट है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो प्रमुख अंतर कौन सा है? तो न्यायिक समीक्षा इसमें प्रथम प्रमुख अंतर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो न्यायिक समीक्षा है वो हमने किस देश से ली गई है। याद रखेंगे, हमने इसको प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। तो भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की शासन प्रणाली में क्या अंतर है? न्यायिक समीक्षा का। नेक्स्ट है, भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? तो भारत का जो संविधान है वो परिसंघीय है। ये किससे निर्धारित होता है? ये होता है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि जो केंद्र है और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का वितरण है उसके आधार पर हम भारत को संघीय कह सकते हैं। नेक्स्ट है, नीति निदेशक तत्व एवं मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो ये अब संविधान के बारे में कुछ कथन कहे गए हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न हैं। तो देखिए, जो नीति निर्देशक तत्व हैं और मूल अधिकारों को आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आर्टिकल नंबर 32 है उसको संविधान की आत्मा किसने कहा था? वो कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और संविधान की आत्मा अगर आपसे सिंपल ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो वो कहा जाता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। और अब यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें हैं, डीपीएसपी और मूल अधिकार, इन दोनों को मिलाकर संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो वो कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे इस प्रश्न को, एनसीईआरटी का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नीति निर्देशक तत्व जो है
और मूल अधिकारों को मिलाकर संविधान की आत्मा किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो फिर से मूल संविधान से ही प्रश्न है। तो उसमें हमने देखा था 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। याद रखेंगे, आज अनुसूचियों की संख्या 12 हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जन गण मन पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था और यह अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए, हमने पहले भी देखा है कि जनगण मन को पहली बार कब गाया गया था? 1911 के अधिवेशन में। अब आप लोगों को सन पता है तो आप लोग बता सकते हैं कि कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में बिशन नारायण दास इसके क्या हो जाते हैं? अध्यक्ष हो जाते हैं। तो पहली बार कोलकाता में गाया गया था जनगण मन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो ये कथन किसका था? तो ये कथन था केसी वेयर का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने क्या कहा था कि भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, ये कहा था केसी वेयर ने। और एक और चीज़ आपको इससे याद रखनी है कि भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की जटिलता के कारण भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? उसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के विरुद्ध होने का क्या कारण है? तो भारतीय संविधान जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, विरुद्ध यानी कि बड़ा, तो भारतीय संविधान के बड़ा होने का क्या कारण है? तो उसका कारण है केंद्र तथा जो संघ है और राज्यों का एकल संविधान। यानी कि देखिए, हमारे भारत में क्या है, संघ और राज्यों का एक ही संविधान है, ना कि अलग अलग संविधान है। इसके इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान क्या है? बड़ा है। देखिए, संघ का भी एक ही संविधान है, यानी कि उसमें भी संघ के लिए जो प्रावधान होंगे वो उसी संविधान में होंगे और राज्यों के लिए भी प्रावधान उसी संविधान में होंगे। तो इस आधार पर भारत का संविधान जो है उसका बृहद रूप है। नेक्स्ट है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका है? तो एक और कथन संविधान को लेकर आपसे पूछ लिया गया है। तो ये कथन था ऑप्शन नंबर सी आइवर जेनिंग्स का। याद रखेंगे, उन्होंने कहा था कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं में भारतीय संविधान ने के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, लेकिन ऐसा नहीं है, जबकि हमारे भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए भी अच्छे प्रावधान हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान को अर्धसंघीय किसने कहा था? तो भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा था केसी वेयर ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और कभी कभी ये इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि भारत को अर्धसंघात्मक राज्य की संज्ञा किसने दी है? तो वो भी केसी वेयर ने दी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो भारतीय संविधान में जो भारत में जो राजनीतिक सत्ता है उसका प्रमुख स्रोत कौन है? यहाँ की जनता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा, यह कथन किसका था? तो एक और कथन से लेकर प्रश्न है कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा, ये कहा था बी आर अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इनका एक और कथन संविधान को लेकर था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता, ये कथन भी किसका था? ये भी बी आर अम्बेडकर का कथन था। और भारतीय संविधान कैसा संविधान है? भारतीय संविधान अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला संविधान है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में बंद कर दिया जाना चाहिए या समाप्त कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? तो ये सुझाव दिया था ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी ने, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था जी ऑस्टिन ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है उसमें जो कार्यपालिका की शक्तियाँ होती हैं वो निहित होती हैं राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष तक स्थगित करने की वकालत किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है? तो ये कौन सा वाला वाद था? ये वाद आया था 1994 में। अब आप लोग देख सकते हैं जो एस आर बम्बई बनाम भारत संघ था, इसमें
जो उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है, यानी कि भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है। तो कब बोला था? 1994 में कहा था, जब एस.आर. बम्बई बनाम भारतीय संघ केस आया था। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर आज भारतीय संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं और विशेषताएं हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर प्रश्नों को देखा। देखिए, आपको इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।